हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम द हिंदू की 11 जुलाई 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी न्यूज़ रहेगी, सबसे पहले तो आधार प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, मतलब कि इसको कंपलसरी कर दिया गया है वोटिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उसके रख रखाव की बात चल रही है कि उसको मेंटेनेंस उसको कैसे करेंगे। और फिर तेलंगाना में 42% आरक्षण दिया जा रहा है बीसी कैटेगरी को, पिछड़े वर्गों के लिए। और एकलव्य छात्रों को करियर परामर्श, मतलब कि उनको करियर की गाइडेंस देने के लिए पहल की गई है। तो सबसे पहले आधार हैज़ बीन एक्टिवली यूज्ड फॉर वोटर इनरोलमेंट इन अर्लियर इलेक्शंस, मतलब कि अब जो भी इलेक्शंस होंगे उनके लिए आधार जो है वोटर इनरोलमेंट के लिए काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा। तो भारत में जो पहले चुनाव होते थे उसके लिए जो आधार कार्ड का उपयोग था या फिर उनकी जो प्रमाण पत्र के लिए उसको यूज़ किया जाता था वो सीमित था या फिर ऑप्शनल होता था कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो वो ले जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं ले जा सकता। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने 2015 में आधार को मतदाता सूची के साथ जोड़ने की पहल शुरू की गई थी। 2015 से इसको शुरू किया गया था कि जो आधार है इसको मतदाता सूची में इसको ऐड कर लिया जाए, जिससे क्या हुआ कि नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम कहा गया था। जब आधार कार्ड को मतदाता सूची के साथ इसको कनेक्ट किया गया, मतलब कि इसकी KYC की गई, उसको इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम इसका नाम दिया गया था इस पूरे प्रोसेस को। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मतदाता है, मतलब कि जो मतदाता सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसको शुद्ध करना। डुप्लीकेट जो इसमें लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मतदाता सूची में किसी एक व्यक्ति का नाम 2 बार आ जाता है, मतलब कि डुप्लीकेशन हो जाता है, उसको ख़त्म करना और सटीकता को मतलब सुनिश्चित करना। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। इसी वजह से आधार कार्ड को लिंक किया गया था, क्योंकि आधार कार्ड हर एक व्यक्ति के पास एक ही होता है। उसके बाद मतदाता को अपनी मर्जी से अपने आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र के साथ लिंक करने के लिए इसको लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया था। 2018 में एक फैसला आता सुप्रीम कोर्ट का, उसने आधार के जो प्रयोग है, मतलब उपयोग है, उस पर अपने फैसले में कहा कि आधार को मतदाता पंजीकरण या मतदाता के लिए ज़रूरी नहीं किया जा सकता। मतलब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया था, क्योंकि ये जो है मतलब प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप सोचिए आधार कार्ड पर हर एक व्यक्ति की जानकारी होती है। तो इसी वजह से हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया था कि जो आधार है वो वोटिंग के लिए ज़रूरी नहीं होगा, मतदाता लिस्ट या पंजीकरण के लिए उसको अनिवार्य नहीं किया गया। फिर उसके बाद आधार का उपयोग जो है मतदाता पंजीकरण के लिए पूरी तरह से नहीं शुरू किया गया था। इसे प्राथमिक पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में अनिवार्य नहीं किया था, मतलब इसको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं दी गई थी कि सबसे पहले आधार कार्ड जरूरी है। फिर 2022 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने आधार को मतदाता सूची के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। फिर ऐसी बात कही गई ताकि जो फर्जी मतदाता, मतलब जो फेक वोटर्स होते हैं, उनको कम किया जा सके। क्या था कि एक लिस्ट में बहुत सारे कई बार किसी की डबल वोट की वो पर्ची आ जाती है, या फिर किसी का नाम डुप्लीकेशन हो जाता है, या फिर जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति भी वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो फालतू के लोग, मतलब कि जो डबल जिनकी एंट्री हुई होती है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आधार कार्ड की बात कही गई थी 2022 में। अब फिर से इसको ज़रूरी कर दिया गया है कि आधार जो है आगे जो भी इलेक्शन आने वाले हैं उन पर आधार कार्ड जरूरी होगा। अब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी नीतियां क्या क्या, उसकी पॉलिसीज़ क्या रहती हैं। जो निर्वाचन आयोग होता है उसका यही मेन काम होता है कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं उनको अच्छे से, मतलब उनका प्रबंधन करना, उनको नियंत्रित करना। तो ये सब निर्वाचन आयोग के काम होते हैं। तो अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आती हैं ये जो नीतियां दी गई हैं। 324 आर्टिकल में यह कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कुछ नीतियां बनाने की आवश्यकता है, या फिर वो कुछ नीतियां बनाएगी, जिससे क्या होगा, चुनाव प्रक्रिया का संचालन नियंत्रण करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाती है। सबसे पहले किसको, मतलब उसकी पॉलिसी क्या होती है कि मतदाता का पंजीकरण, ठीक है, वोटर रजिस्ट्रेशन एंड मतदाता सूची वोटर लिस्ट होती है। इसकी नीति क्या बनाई गई है कि सभी जो नागरिक है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, भारत के नागरिक हों,
उनको मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेट किया जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन उनका होगा। और ये जो मतदाता सूची को टाइम टाइम पर अपडेट किया जाता रहेगा, मतलब हर एक साल या फिर जितने साल बाद जो भी प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको अपडेट किया जाएगा, ताकि जो न्यू वोटर्स हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि जो मरे मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है या फिर जो इसके अभी तक मतलब योग्य नहीं है या फिर जो फॉरेन में जा चुके हैं, भारत में नहीं रहते हैं, तो भारत के जो नागरिक अब नहीं रहे हैं, तो उनको वोटिंग लिस्ट से हटाने के लिए और न्यू वोटर्स को ऐड करने के लिए इस वोटिंग लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि फार्म 6 जो होता है, फार्म नंबर 6, ये नए मतदाता पंजीकरण के लिए होता है जो न्यू वोटर्स होते हैं। फार्म नंबर 7 होता है हटाने के लिए, किसी को हटाना हो। फार्म नंबर 8 होता है कोई सुधार करना, कोई अपने नाम में कहीं भी कुछ एडिटिंग या कुछ भी चेंजेस करने हो। उसके अलावा जो आधार कार्ड का प्रयोग होता है स्वैच्छिक रूप से मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, कि जो मतदाता सूची है उसको प्योर रखा जा सके, ताकि उसमें कोई भी डुप्लीकेट व्यक्ति ना हो। लेकिन इसको अभी तक ज़रूरी नहीं किया गया था। इसके लिए विशेष पहल क्या की गई थी, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल नाम का और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर एक काम ऑनलाइन घर बैठे ही हो सकता है। तो आप अगर किसी मतलब आप न्यू वोटर्स हैं या फिर आपके घर में कोई, तो आप घर बैठे भी अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन जो है मतदाता सूची की सटीकता के लिए ये चीज़ चलाई जाती है। जो प्रवासी भारतीय होते हैं NRI, फार्म नंबर 6A के माध्यम से वो रजिस्ट्रेट करते हैं, लेकिन मतदाता के लिए भारत में उनका यहाँ पर होना जरूरी होता है। उसके अलावा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, ये भी इसका काम होता है। मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लगाया जाता है। चुनाव की घोषणा से लेकर प्रक्रिया खत्म होने तक MCC को लागू किया जाता है। इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, उम्मीदवार होते हैं, सरकार के लिए जो नियम होते हैं, मतलब कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि जो उनके पास जो पावर होती है उसका वो मिसयूज़ ना कर सके। इसके अलावा निगरानी रखना भी ECI का काम होता है। जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं, वीडियो की निगरानी करना, उसके माध्यम से जो भी मतदान प्रोसेस होता है उसको मतलब उसको ऑब्जर्व किया जाता है। EVM और VVPAT जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, EVM और वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो इसका उपयोग जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सटीकता के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो VVPAT की जो पर्चियां का मिलान EVM परिणामों के साथ किया जाता है। उसके बाद अगला जो नीति रहती है इसकी, मतदाता की पहचान करना और उसको वेरीफाई करना। वोटर ID बनाई जाती है, वो मतदाता पहचान पत्र करना। मतदाता के लिए सबसे पहला दस्तावेज होता है कि वो मतदाता है। जो बाकी सरकारी दस्तावेज जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि मतदान के लिए स्वीकार किए तो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उससे पहले भी वोटर ID होना जरूरी है। आधार लिंकेज, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार को मतदाता सूची के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुसार आधार को कंपलसरी नहीं किया गया था। उसके अलावा जो चुनावी सुधार किए जाते हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। पारदर्शिता करना, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई भी डुप्लीकेट वोटर ना हो या फिर कोई किसी के व्यक्ति के कोई गलत किसी की ID लेकर वोट डालने ना आए, तो ये सभी इसके काम होते हैं। चुनावी बॉन्ड तैयार करना, मतलब जो चुनाव होते हैं उसके लिए बॉन्ड जो तैयार किए जाते हैं, ये भी इसका काम होता है। मतदाताओं में जागरूकता फैलाना, मतलब जागरूकता होनी चाहिए कि आप को वोटिंग के समय क्या प्रोसेस रहेगा, आप वोट कैसे डालेंगे, या फिर उस पूरी जब मतलब जब नई EVM मशीन्स आई थी, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स थी, लोगों को नहीं यूज़ करनी आती थी, तो इसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या फिर लोगों को प्रोत्साहित करना कि जिन व्यक्तियों का वोट बना हुआ है ना, जो व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, तो उनको वोट डालने जरूर जाना चाहिए। तो समय समय पर जो भी अभियान चलाए जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष समुदाय होते हैं, उनके लिए भी कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं। महिलाओं की भागीदारी के लिए, जैसे कि जो महिलाएँ होती हैं उनके एक अलग लाइन बनी होती है। महिला कर्मचारियों की और सुरक्षा की तैनाती की जाती है। उसके अलावा जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए रैंप, व्हील चेयर, ब्रेल, EVM और जो सहायता सेवाएं हैं, ये सभी प्रदान की जाती हैं। थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, 2014 से थर्ड जेंडर को मतदाता के रूप में शामिल किया गया था। उसके अलावा प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल की गई है, मतलब कि अब तो जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आप घर बैठे ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, या कुछ भी आपको करना है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा EVM की सुरक्षा करना, इसको हैक प्रूफ बनाना ताकि इसको हैक ना किया जा सके।
इसके लिए तकनीकी जांच करना, समय समय पर इसको रेगुलेट करना, इसकी जांच करते रहना। इसके अलावा डिजिटल निगरानी रखना, जो कि सोशल मीडिया होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो फर्जी खबरें होती है, मतलब जो फेक न्यूज़ दिखाई जाती है और जो भी दुष्प्रचार किया जाता है, उस पर नज़र रखने के लिए विशेष प्रकार की एक मतलब निगरानी रखी जाती है। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, सेंटर आइडेंटिफाइज डोमेस्टिक फर्म फॉर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल। मतलब कि सेंटर ने जो डोमेस्टिक फर्म एक आइडेंटिफाई किया है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए, जो मेंटेनेंस है और उसकी रिपेयरिंग के लिए। केंद्र सरकार ने जो रख रखाव, मरम्मत, ओवरहॉल MRO के लिए एक भारतीय फर्म की पहचान कर ली है। भारत को इस उन्नत रक्षा प्रणाली के जो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बनी रहती है, उसको कम करने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। आप देख सकते हैं, ये होती है S-400 मिसाइल सिस्टम। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो उस समय काफ़ी मतलब चर्चा में बनी हुई थी कि अगर किसी प्रकार का कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है या फिर कोई युद्ध होता है तो उसमें S-400 भारत के एक सुदर्शन चक्र के रूप में कार्य करेगी। उसके अलावा ये रूस के द्वारा मतलब निर्माण किया गया। अल्माज एंटे के साथ साझेदारी में ये सुविधा भारत में स्थापित की जाएगी। मतलब कि जो रूस ने जो अल्माज एंटे बनाया उसके साथ कोलैब करके भारत में इस जो भी मतलब देखी गई है जगह, उसको सुविधा मतलब भारत में ये सुविधा स्थापित की जाएगी। उसके अलावा उसमें क्या होगा, इसकी मरम्मत की जाएगी, स्पेयर पार्ट्स की जो आपूर्ति और तेज लागत जो प्रभावी होगी। मतलब कि इसकी चेक करने के लिए समय समय पर और इसकी तकनीकी जांच के लिए और इसके जो स्पेयर पार्ट होते हैं उसको रिपेयरिंग करने के लिए तो यहाँ पर भारत में ही एक जो जगह देखी गई है। मतलब कि भारतीय जो फर्म है उसमें ये सभी कार्य मतलब ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि S-400 सिस्टम की जो परिचालन उपलब्धता बढ़ेगी। मतलब कि उसमें कोई भी अगर तकनीकी खराबी आती तो उसको मेंटेन करके रिपेयर करके फिर से उसको चालू किया जाएगा। तो भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली वो काफ़ी मजबूत होने वाली है। अब देखिए, भारत का जो S-400 वायु रक्षा प्रणाली आखिर है क्या। 2018 में भारत ने रूस के साथ $5.43 बिलियन का सौदा किया था और 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदे थे, जिनमें 3 की डिलीवरी 2025 तक हो चुकी है, 2 की होनी अभी तक बाकी है। ये प्रणाली जो है हवा के वाले जो खतरे होते हैं जैसे लड़ाकू विमान हो गए, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको ख़त्म करने के लिए ये काम करती है। अगर हम इसकी क्षमता को देखें एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक है। उसके अलावा जो मिसाइल हैं, इसमें 4 मिसाइलें रखी जाती हैं, उनकी रेंज क्या होती है। पहले जो 40N6 मिसाइल है उसकी 400 किलोमीटर तक रेंज है। उसके बाद 48N6 250 किलोमीटर। उसके बाद 9M96E2 मिसाइल ये 120 किलोमीटर। 9M96E मिसाइल 40 किलोमीटर। और इसकी अगर ऊंचाई देखें कितनी ऊंचाई तक ये वार कर सकती है, 10 मीटर से 27 किलोमीटर तक। बैलिस्टिक मिसाइलों को 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी रोका जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर इनको लोड किया जाता है मिसाइलों को और ये मिसाइलें इसमें लॉन्च इसमें से की जाती हैं। हाँ, तो ये पोस्टर है, आप इससे रिवीजन अच्छा कर सकते हैं। मतलब इससे में और क्या क्या फीचर्स है, एक तो मोबाइल कमांड पोस्ट है, मतलब कि ये मोबाइल के द्वारा भी इसको कनेक्ट करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी अगर मिनिमम रेंज देखें तो 40 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज देखें तो 400 किलोमीटर तक है। अब देखिए इसका राडार सिस्टम कैसा है। जो 91N6E जो है बिग बर्ड रडार है, यानी कि लंबी दूरी के लिए। उसके अलावा ग्रेव स्टोन रडार है जो कि मिसाइलों को गाइडलाइंस देता है किस तरफ मतलब मिसाइल लॉन्च करनी है। उसके अलावा स्टेल्थ तकनीक वाले जो लक्ष्य होते हैं उनको भी पता लगाने की इसमें क्षमता होती है। स्टेल्थ होता है मतलब कोई भी जो वेपन होता है वो खुद को छुपाकर कैसे रख सकता है, तो उसी तरह उसका पता लगाने के लिए भी ये काम करता है। उसके अलावा जो मिसाइल की क्षमता है इसकी, मतलब एक जो लॉन्चर होता है उस पर 4 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं अलग अलग रेंज की और अलग लक्ष्यों के लिए। एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक करना, 12 मिसाइलों को लॉन्च करने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा मोबिलिटी क्या है, मोबाइल लॉन्चर कमांड सेंटर है,
मतलब इसको मोबाइल के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। तेज़ी में तैनाती होगी और जो स्थानांतरण की सुविधा है वो भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो जैमिंग हो जाती है, इसमें कई बार कोई फॉल्ट आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कि जैमिंग के खिलाफ काफ़ी मजबूत इसका प्रतिरोध है। और इसमें बहुत अच्छे प्रकार के डेवलप्ड जो सेंसर है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। भारत में इसका क्या महत्व है? रणनीतिक महत्व अगर देखें तो भारत जो है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इसको डिप्लॉय कर रहा है। जब किया है भारत ने इसको जो पश्चिम और उत्तरी सीमाएं हैं उस पर, जहां पर हवाई और मिसाइल खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो हवाई अटैक हो सकते हैं भारत में, या फिर मिसाइलों से खतरा होता है जिन प्लेसेस पर, वहां पर भारत ने इसको डिप्लॉय किया है। आत्मनिर्भरता, भारत जो है इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है अपने डिफेंस सिस्टम में। तो भारत ने अब रख रखाव, मरम्मत, ओवरहॉल उसके लिए भी एक फर्म की पहचान कर ली है, जो कि रूस की अल्माज एंटे के साथ मतलब कोलैब करके भारत में जो सुविधाएं स्थापित करेगी। उसके अलावा इसकी परिचालन स्थिति की है। पहला स्क्वाड्रन 2022 में पंजाब में तैनात किया गया था, जो कि पश्चिम मोर्चे पर सुरक्षा को बढ़ाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जो पंजाब का ये जो क्षेत्र था तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा बना हुआ था कि यहाँ पर ऐसा भी देखा गया था कि यहाँ पर काफ़ी ड्रोन से अटैक भी किया गया था, मिसाइल से अटैक किया गया था। तो इसी वजह से 2022 में पहला स्क्वाड्रन जो था उसको पंजाब में डिप्लॉय किया गया था। उसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास भी कुछ को डिप्लॉय किया गया है। अब देखिए इसके लाभ क्या हो सकते हैं। इसमें बहुसत्रीय रक्षा होती है, मतलब कि अलग अलग दूरी और ऊंचाई के खतरों से ये निपटने में सक्षम होती है। उसके बाद क्षेत्रीय श्रेष्ठता है। भारत की जो वायु रक्षा है उसको क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के मुकाबले मजबूत करना है। मतलब कि जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो भी रीजनल जो कंपिटिटर्स या प्रतिद्वंदी है या फिर दुश्मन हम कह सकते हैं, उनके मुकाबले भारत को काफ़ी मजबूत करना है। भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके अलावा एकीकरण, जो भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क के साथ एकीकृत होकर समग्र रक्षा को सशक्त बनाता है। मतलब कि भारत अब जैसे जैसे ही अपने इस एयर डिफेंस के सिस्टम में आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट तरक्की करता जा रहा है, इसी तरह से भारत अब इंडिपेंडेंट भी होता जा रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो काटसा प्रतिबंध। काटसा की फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। उसके तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम रिस्क बना हुआ है। हालांकि भारत ने कूटनीतिक रूप से इसे संभाल कर रखा हुआ है। इसके अलावा लागत और रख रखाव का थोड़ा खर्चा देखने को या उसकी ज़रूरत होती है, और भारत में अभी तक इसका कोई भी अच्छे से कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अब ये जो न्यूज़ आ रही है कि भारत ने एक ऐसी फर्म देख चुके हैं जहाँ पर इसका जो मेंटेनेंस होगी, रिपेयरिंग होगी, तो इसी तरह से जो भारत है मतलब आगे बढ़ सकता है अगर इन चुनौतियों से निपटना चाहता है। तो ऐसे ही जब ये फर्म स्थापित की जाएगी तो मतलब इसकी एक चुनौती कम हो सकती है। अब हमारी सेकेंड न्यूज़ मतलब आगे वाली न्यूज़ है, सेकेंड ही ये थर्ड न्यूज़ है। तेलंगाना कैबिनेट अप्रूव्स 42% कोटा फॉर बीसीज इन लोकल बॉडी पोल्स। जो लोकल बॉडी पोल्स होते हैं उसमें 42% कोटा निर्धारित कर दिया गया है बीसी कैटेगरी के लिए। 10 जुलाई 2025 को अनाउंसमेंट हुई थी। ये जो निर्णय लिया गया है, एक कैबिनेट बैठक हुई थी, वहाँ तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी उसकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, वहाँ पर इसको ये डिसीजन फाइनल किया गया। जो तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 उसमें संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने का भी फैसला किया जा चुका है कि उसमें संशोधन किया जाएगा। उसके अलावा 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस द्वारा जो वादे किए गए थे उसमें से ये एक वादा पूरा करता है कि बीसी कैटेगरी को 42% आरक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार द्वारा जो जाति सर्वेक्षण किया गया था उसके बाद से पता चला कि जो राज्य की 56% आबादी है वो बीसी से संबंधित है, तो जिसमें 10% जो है बीसी मुस्लिम शामिल है। तो इसी तरह सबसे पहले जाति सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद पता चला कि कौन सी यहाँ पर आबादी ज़्यादा पाई जाती, उस अकॉर्डिंग आरक्षण दिया गया। उसके अलावा जाति सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक राजनीतिक स्थिति का पता करना, ताकि स्थिति पता चल सके ग्राउंड लेवल पर, जिससे क्या होगा कि जो भी नीतियां बनाने में आसानी हो सकती है। जैसे राज्य में पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और जो बाकी समुदाय होते हैं उनकी जनसंख्या का अच्छे से सर्वे करना। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं
उसमें शिक्षा और जो सरकारी नौकरियों उसमें भी आरक्षण नीतियों के लिए भी डाटा तैयार किया गया था कि उसके लिए कितने आरक्षण की, मतलब कौन सी कैटेगरीज को, कौन से समुदाय को कितने आरक्षण की ज़रूरत है। उसके बाद जो जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया थी वो कब, मतलब कैसी प्रक्रिया कैसे चली थी, नवंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक इसको किया गया था। तेलंगाना योजना विभाग और जो सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा इसको कार्यान्वयन किया गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। घर घर जाकर डेटा इकट्ठा किया गया जिसमें जाति, उपजाति, आर्थिक स्थिति, उसके बाद शिक्षा का लेवल क्या उनका, ऐसे बातें पूछी गई, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और फिर उनको शामिल किया गया था। सर्वेक्षण में पता चला कि 1.17% मतलब जो करोड़ हैं, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो परिवार हैं उनसे ये सर्वे हुआ था। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुल आबादी में 57% मतलब 56.33% है करीब। तो ये जो आबादी है बीसी कैटेगरी से संबंधित है। तो इसमें जो अगर मुस्लिम समुदाय हम देखें बीसी कैटेगरी के तो 10% आते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या उसका भी इसमें आंकलन हुआ था, लेकिन अभी तक इसको सार्वजनिक रूप से कम विस्तार से साझा किया गया, मतलब इसको पूरी तरह से इसका डेटा जो है सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका उपयोग क्या हो सकता है, इस जो सर्वे किया गया था इसका उपयोग 42% बीसी आरक्षण को जो लोकल बॉडी पोल्स हैं, जैसे कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसमें शिक्षा, सरकारी नौकरियों में लागू करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन और 2 विधेयकों को पारित करने के लिए इसको आधार बनाया गया था। सर्वेक्षण के जो मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण सीमा को पार करने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए इस पर कुछ विवाद और स्थिति भी बनी रहती है। विवाद क्या रहता है कि जो सर्वेक्षण होता है उसको कांग्रेस सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बनाया गया था, लेकिन जो विपक्षी दल है वो कहते हैं कि इसमें काफ़ी जो राजनीतिक लाभ है वो देखने को मिलता है। उसके बाद 42% जो बीसी आरक्षण लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार की मंजूरी, अप्रूवल लेना था, मतलब राष्ट्रपति की सहमति अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो 50% आरक्षण सीमा उसको पार करता है। मतलब कि अभी तक जो राष्ट्रपति की मंजूरी है वो लंबित रही थी। मतलब कि इसमें चुनौती ये थी कि अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करना होता है आरक्षण को लेकर तो उसमें राज्य के साथ साथ केंद्र से भी मंजूरी लेना जरूरी होता है। तो इसी तरह से जो राष्ट्रपति की मंजूरी होती है वो काफ़ी कई बार लंबी चली जाती है, पेंडिंग रह जाती है। तेलंगाना के जो उच्च न्यायालय है, वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उसने जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके लिए आरक्षण जुलाई 2025 तक मतलब अंतिम रूप देना उन्होंने कहा कि अनिवार्य है। अब देखिए इसके लिए अध्यादेश क्या है, क्या जारी किया गया है। कैबिनेट ने 10 जुलाई 2025 को जो लोकल बॉडी पोल्स हैं उसमें 42% आरक्षण करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जो कि सर्वे के डेटा पर आधारित है। यह अध्यादेश कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए जो एडवोकेट जनरल की सलाह पर तैयार किया गया था ताकि इसको कोई भी कानूनी चुनौती ना दी जा सके। इसके बाद हमारा जो सेकंड न्यूज़ है मतलब उसके बाद सेकंड नहीं सॉरी ये फोर्थ न्यूज़ है। सेंटर यूनिसेफ टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग फॉर एकलव्य स्टूडेंट्स, मतलब कि जो सेंटर है केंद्र सरकार अब और यूनिसेफ जो है वो एकलव्य स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के लिए मतलब वो प्रदान करेगी। जो केंद्र सरकार है उसने यूनिसेफ के जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं उनके छात्रों के लिए करियर परामर्श शुरू किया है कि उनको करियर की गाइडेंस दी जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, जिससे बच्चे अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे 12th तक मतलब स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि हमारा करियर किस साइड है, हमने कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। तो इसी तरह मतलब कि स्टार्टिंग से ही अगर बच्चों को करियर काउंसलिंग दी जाए तो आई होप उनके लिए बहुत अच्छा अपना वो गोल एक एम बनाकर रख सकते हैं कि हमने अब स्कूलिंग के बाद ये करना है, ग्रेजुएशन या उसके बाद हमने किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी या फिर किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। ये जो है विशेष रूप से गांव वाले जो क्षेत्र और जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके छात्रों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि अपनी क्षमता का वो पूरी तरह से उपयोग कर सकें, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमें कौन कौन सी क्षमता है, हम कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आपको भी इस प्रकार की कोई जानकारी चाहिए होती है तो यूनिसेफ की जो वेबसाइट है उस पर से मतलब पूरी तरह से जानकारी मिल सकती है। ये काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या होगा। इसके अलावा अगर हम जो
करियर काउंसलिंग है उसके अगर हम लाभ देखें क्या होगा, तो सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होगी। छात्र जो है अपनी रुचियों को, जो उनके स्किल्स हैं, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है करियर को सिलेक्ट करने में। उसके बाद सूचित निर्णय, मतलब कि जो करियर विकल्प होते हैं डिफरेंट, जो शैक्षिक अवसर और जो नौकरी की संभावना उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट करियर लक्ष्य तय करते हैं कि उन्हें प्राप्त करने की योजना कैसे बनानी है, तो इसके लिए एक प्लानिंग के रूप में बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मार्गदर्शन से छात्रों का जो कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है, जिससे अपने निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल का विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, जिसमें संचार, समय प्रबंधन को भी विकसित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बाजार की जानकारी होगी, नौकरी के जो रुझान है या फिर मांग वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, उद्योग की आवश्यकता की सब विक्स जो है आवश्यकताओं की जो समझ है वो विकसित होगी बच्चों में। इसके अलावा जो तनाव होते हैं उसमें कमी की जा सकती है, जैसे कि करियर को चूज़ करना सबसे बड़ा जो स्ट्रेसफुल मुद्दा रहता है ये, मतलब कि काफ़ी स्ट्रेस रहता है बच्चों में कि हम कौन सा करियर चूज़ करें, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब स्कूल से ही इनको करियर गाइडलाइंस काउंसलिंग दी जाएगी तो बच्चों के लिए आसान होगा, समय समय पर वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग किस करियर में जाना चाहते तो उनको बहुत अच्छे से पता चल पाएगा। इसके अलावा नेटवर्किंग अवसर होते हैं, परामर्शदाता मतलब कि जो काउंसलर होंगे उनके माध्यम से जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल्स, उनसे जुड़ने का भी मौका मिल सकता है। उसके अलावा ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालयों के लिए छात्र जो हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक बाधा को पार करने में ये काफ़ी सहायक होगा। इसके अलावा दीर्घकालिक सफलता भी मिल सकती है। सही करियर अगर कोई चुन लेता है, कोई बच्चा अगर सही करियर चुनता है तो उसके लिए जो नौकरी की संतुष्टि होगी और जो वित्तीय स्थिरता है वो काफ़ी उसकी संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ी उलझन रहती है हर एक बच्चे के मन में कि हम स्कूलिंग के बाद कौन से करियर में जाएं, हमें क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे किसी की मतलब कि मान लीजिए +2 की, किसी ने 12th की, तो उसके बाद किसी ने कहा कि आप तो कॉमर्स में चले जाओ, उसका स्कोप अच्छा, तो बच्चे क्या करते हैं उसमें चले जाते हैं, लेकिन आगे जब उनको दिक्कत आती है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं बन पाता, तो इसी वजह से ये काफ़ी चुनौतियां देखने को मिलती है। ये भी एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब मान लीजिए जब किसी बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में, अगर उसने टीचिंग का कोर्स कर रखा है तो फिर वो क्या करेगा, वो जॉब तो करेगा नहीं। मान लीजिए अगर जॉब कर भी लेता है लेकिन फिर भी उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाने में, तो फिर वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ये भी करियर का एक मतलब करियर चूज़ करने में बहुत चुनौती बनी रहती है कि हम कौन सा करियर चूज़ करें। तो इसके लिए ये जो मतलब करियर काउंसलिंग की शुरुआत की, ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। खास करके जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं या फिर जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पहल रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो भी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।